नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। आवाज़ ख़वातीन में आज हम चर्चा करेंगे समान नागरिक संहिता और मुस्लिम महिलाओं के अधिकार। समय के साथ साथ कानून में बदलाव भी होते रहते हैं। जैसे जैसे समाज की ज़रूरत होती है उस हिसाब से कानून में बदलाव भी होते हैं। और इस वक्त बात चल रही है समान नागरिक संहिता की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता अंबर जी ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं रितु दुबे जी जो न्यायबोध फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल एडवाइज़र भी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ ख़वातीन के मंच पे। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमें अपने मंच पे बुलाने के लिए। मैं भी आवाज़ ख़वातीन को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया आपने मेरी बात को रखने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं शाइस्ता जी कि जिस तरह से बात चल रही है समान नागरिक संहिता का एक विषय उठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इस पर अलग अलग तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर हम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करें तो समान नागरिक संहिता उनके लिए किस तरह के अधिकार देती है या किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे विषय को, दोनों चीज़ों को जोड़कर? देखिए, पहली बात तो हमारा जो देश है उसका संविधान है। हमारा देश ही पूरी दुनिया को सबसे अलग और कमाल की पहचान देता है कि यहाँ पे सभी धर्म व समुदाय और जातियों और वर्गों के अलग अलग संस्कृति और संस्कार की आस्था को मानने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक श्रृंखला है का ये देश है जी। तो जब ये ऐसा प्यारा देश है तो यहाँ पे सभी धर्म का सम्मान भी होता है, सभी धर्म के रिवाज भी होते हैं, उनके अपने नियम और अपने उसूल और अपने संस्कार भी होते हैं जी। तो इसलिए हम यही समझेंगे। और जब भारत का संविधान बना था तो मैं बहुत ज़्यादा तो मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं वकील भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जितना मैंने अपने तजुर्बे में देखा है बहैसियत एक समाज सेविका के, तो संविधान में भी महिलाओं के अभी बहुत सारे कॉर्नर छूते रह गए हैं, उनको छुआ नहीं गया है कि महिलाओं की समस्याओं पे कोई सख्त और बहुत ही सकारात्मक कानून हो जाता, तभी ये समस्याएं बलात्कार की हों, चाहे बहुविवाह की हों, चाहे बाल विवाह की हों, चाहे संपत्ति के अधिकार को लेकर हों, चाहे बलात्कार को, चाहे अपहरण हो, चाहे हिंसा हो, हत्या हो, इन सब के लेके जितने भी कानून अगर आए भी हैं तो उनको पूरा नहीं किया गया है। और महिलाओं के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। जो अध्यादेश बना है उस अध्यादेश को ही फॉलो कर ले तो अच्छा है। कॉमन सिविल कोड में अभी बहुत सारे धर्मों के संस्कार हैं, उनमें ये सारी चीज़ें बहुत पहले हमारे महान क्रांतिकारी देश के इस पर भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस पर बैठ के चर्चा किया जाए। अगर हित में है तो सरकार ब्लूप्रिंट दिखाए, हम समाज सेवियों को भी उसका ब्लूप्रिंट दिखाए कि उसमें वो क्या क्या चीज़ों को अपने ला रहे हैं समान नागरिक संहिता में। जी रितु जी, आप किस तरह से देखती हैं समान नागरिक संहिता को? देखिए, जहाँ तक हमारे देश की बात है, जैसे बाकी देश जो सेकुलर देश है वहाँ पे एक ही कानून सभी के लिए है। तो हमारे देश में भी जो आज जो समाज की जो स्थिति है उसको देखते हुए मेरा मानना है कि हमारा कंट्री चूँकि सेकुलर है तो यहाँ भी सभी जो कानून है वो धर्म के आधार पे विभाजित ना हो और सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, जो कि हमारा संविधान भी कहता है। जब हमारे संविधान में हर एक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है, अगर आप आर्टिकल 14 की बात करें, 15 की बात करें, कोई भी आर्टिकल 15 क्या कहता है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी का विभाजन नहीं होगा, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लिंग से बिलोंग करते हो। तो वैसे आर्टिकल 16 के लीजिए 19 है, 21 है, 25 है, सभी आर्टिकल जो भी आर्टिकल हम संविधान में देखते हैं वो सबका एक ही मानना है कि हमारे देश के जितने नागरिक हैं, चाहे जिस धर्म से भी आते हो, तो सभी के लिए समानता का अधिकार। जब समानता का अधिकार है तो समान कानून क्यों नहीं? कानून भी समान होना चाहिए सभी के लिए। जी जी। तभी हर एक जो हमारे समाज का हर एक नागरिक लाभान्वित हो सकता है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो कानून, मेरा मानना है कि कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जी। समान नागरिक संहिता नहीं होने की वजह से महिला अधिकारों के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है?
देखिए और मतलब इसका असर सभी समुदाय की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पीड़ित हैं जिस समुदाय की, वो मुस्लिम महिलाएं हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं के केसेस आते हैं जिसमें हमने बहुत गहराई से देखा है, और इस समानता के अधिकार नहीं होने की वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही पीड़ित, इसमें उनके बच्चे दोनों की ज़िंदगी बहुत पीड़ित उसमें गुजार रहे हैं, बहुत ही दयनीय हो गई है। जो कि हम मतलब हिस्ट्री की बात तो नहीं कर रहे, ना ही मैं कुरान की बात कर रही हूँ, क्योंकि कुरान तो बहुत ही अलग है। कुरान में जो नियम कानून दिए हुए हैं, जो न्याय दिया गया है, जो कानून बनाए गए हैं, वो आज के जो समाज में हो रहा है उस कानून से बहुत अलग है। ठीक है, जिसको कि समझना, कई बार मैं ये देखती हूँ कि कुछ केसेस में कि पुलिस हुई या कोर्ट हुई, वो भी उस चीज़ को समझ नहीं पाती है। जब हम उस कानून को समझ नहीं पाते हैं तो किसी के प्रति हम न्याय कैसे कर सकेंगे। तो इनकी वहाँ पे वो अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं, चाहे वो कोर्ट हो, न्याय प्रणाली हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे समाज में और कोई अथॉरिटी हो जिसके अंदर में लोग रिलीफ मांगने के लिए औरतें जा रही हैं, तो वहाँ वो अपने आप को असक्षम बोल देते हैं। सीधा उनका सवाल होता है, मतलब जवाब होता है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये आपका अपना कानून है, अपना पर्सनल लॉ है, तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन जब उस पर्सनल लॉ की बात कर देखते हैं तो उसमें तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। बहुत ज़्यादा गैप है औरत मर्द में, और औरतें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं सामाजिक रूप में। ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? और पूरी जगह, आप तो सुप्रीम कोर्ट में हैं, जी। पर बाकी जगहों पर हमारे पास डेटा की बात करें मोटे तौर पर, स्टेट से केसेस आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास आ रहे हैं वो है तलाक के मामले हैं। ठीक है, और तलाक के अलावा मेंटेनेंस के। देखिए हमारा जो 125 सेक्शन जो बताता है उसमें सभी को, उसमें तो कोई धर्म और जाति की बात कही नहीं गई है। तो 125 तो सभी पे लागू है, लेकिन पर्सनल लॉ की आड़ में 125 को भी तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ठीक है, कोर्ट भी उसमें कोई मतलब कोई उसमें न्याय नहीं दे पाती है, कोई ऑर्डर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसमें पर्सनल लॉ गुजारा भत्ता है। हाँ, बस गुजारा भत्ता वाली बात है। क्योंकि इसमें और ज़्यादातर औरतें जब अपने ससुराल वालों से बोलती है तो वो बोलते हैं कि हमारे तो इसमें 3 महीने के लिए दिया गया है इद्दत पीरियड में, वो आपका खत्म हो गया तो गुजारा भत्ता की आपकी राइट खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या करे औरत? बच्चों को लेके उनको रोड पे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि इस्लाम का हवाला देकर या उसका एक तरह से एक वो लेकर, सहारा लेकर, और ये महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, वो कौन सी और चीज़ें हैं जो अगर कानून रहेगा तो उनको वो अधिकार मिल जाएंगे कानून के? बिल्कुल, देखिए अगर जब समानता का, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर में है, उसमें जिस तरह से हमारे यहाँ इनहेरिटेंस का लॉ है, ठीक है, उत्तराधिकार का है, वसीयत बनाने का जो कानून है, जो आमतौर पे वो इस्लाम में उस लेवल का नहीं है। उसमें लड़के लड़की में भेद करके जितना हक लड़कों को दिया जाता है उतना लड़कियों को नहीं दिया जाता है। जितना हक बेटे को दिया जाता है बहू को नहीं दिया जाता है, पोते को दिया जाता है पोतियों को नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं तो कहीं से भी औरतों के लिए तो एटलीस्ट नहीं, सही नहीं है। जी शाइस्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में वो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे रितु जी ने कहा कि उसमें नहीं है अधिकार जो हैं वो नहीं दिए गए, साथ ही साथ जैसे इनहेरिटेंस की बात कही, एक तरफ तो कुरान जो है, जो सही जो है इस्लाम जो है, उसमें तो महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब व्यवहारिक तौर पे बात आती है तो वो वहाँ पर अधिकार मिलते नहीं, चाहे वो पैतृक संपत्ति का अधिकार हो। हाँ। ये कैसे? मैं ऋतु दुबे को क्योंकि समर्थन करती हूँ, उनकी कई बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें शायद मुस्लिम लॉ को ये समझ रही हैं शायद कि कुरान का लॉ है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम लॉ को बनाने वाले कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ ऐसे उलमाए किराम थे जो सिर्फ अपने तरीके से इस्लाम की कानून को बना करके गढ़ा। उनकी किताब भी है मजमुए क़वानीन इस्लामी, उसमें इतना कन्फ्यूज़न डाला हुआ है कि इतनी पेचीदगी डाली गई है, जबकि कुरान शरीफ की सूरह निसा है और एजाब है, सूरह बकरा है, उसमें बहुत क्लियर है, सबको हक दिया गया है। लेकिन दर्जा बदर्जा बेटी को
तीसरा हक इसलिए दिया गया है कि बेटी जब ससुराल जाती है तो ऑलरेडी वो किसी की बहू और किसी की बीवी है। तो जो वो किसी की बहू किसी की बीवी है तो ऑलरेडी उसको पैतृक संपत्ति उसके शौहर से मिल रही है, और अगर उसके कोई बच्चा नहीं है तो उसको ससुर की तरफ से या उसके बच्चों की तरफ से उनको मिल रही है। इसलिए इस हिसाब से उसका रखा गया कि बेटी को तीसरा हिस्सा दिया गया बाप की संपत्ति से, और ससुराल में वो जा करके वो अपने शौहर के भी हिस्सेदार बनेगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि कुरान का जो लॉ है उसको बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा मोड़ा गया है। उसकी मिसाल मैं आपको ये बताऊं कि 1937 में एक अंग्रेज़ों के टाइम में कुछ उलमाए किराम ने, जो अपने को इस्लाम का ही सब कुछ परचम उठाने वाले अपने को मानने लगे थे, और उन्हीं ने ही 1937 को शरीयत एक्ट पास करा दिया। तो शरीयत एक्ट में बहुत सारी चीज़ें, यानी कि पैदा होते ही बच्ची भी निकाह भी मान्यता मिल जाएगी। अरे निकाह तब ऐसी चीज़ है कि जब तक लड़के और लड़की जब तक शारीरिक तौर पे मानसिक तौर पे समझदार ना हो, अपने ड्यूटीज़ अपने राइट्स अपने फ़र्ज़ अपने अधिकार नहीं समझ लें, तो वो खुशहाल गृहस्थ जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि गृहस्थ जीवन क्या है। तो आए दिन तलाक हो रही है, दूसरी शादी तीसरी शादी होगी, लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, लड़कों की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, वो दूसरी तीसरी करेंगे, उनके गले पे 2-2 3-3 बीवियाँ बैठ जाएंगी, और बच्चे तो बर्बाद होते ही हैं, ना वो माँ के पास रह पाते ना बाप के पास रह पाते। दूसरा, उसमें हलाला को भी 1937 को वाजिब मान लिया था, जबकि हलाला एक बलात्कार है, एक ज़िना है, एक हरामकारी है। इसका कुरान शरीफ में है हलाला जैसी, हलाला की नीयत से निकाह उसमें 1937 में कर दिया गया, जबकि हलाला का कुरान शरीफ में इस प्रक्रिया का कोई भी जिक्र भी नहीं है, और हलाला को हराम का कि जो भी इस प्रक्रिया से गुजरेगा वो हराम काम करेगा, ज़िना करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने आप बना ली गई। कुरान के कानून को बिल्कुल उन्हीं ने आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपने फ़ायदे में कर दिया। महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है, धर्म में और समाज सेवा में इजाज़त है, मर्यादाओं में रह के तो सभी धर्मों ने की महिलाओं ने शौरवीरता बनाई है जी। महिलाओं ने, आप सारा रामायण और महाभारत उठाइए, हमारी महिलाओं ने वीरांगनाओं, देश के आज़ादी में वीरांगनाओं ने कितना हिस्सा लिया। कुरान शरीफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी सहाबियात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जंग लड़ी। तो जंग क्या एक अकेले आदमी में लड़ी जाती है? पूरा जंग का पूरा मैदान होता है, जहाँ हज़ारों लाखों लोग होते हैं, वहाँ औरतें घोड़े पे चढ़ करके तलवार चलाती हैं, दुश्मनों को मारती हैं। तो वो वहाँ पे कहाँ, क्यों आज के मौलाना जैसे लोग हों जो वो कहते हैं कि तलवार ना चलाओ, घोड़े पे न बैठो, फतवा दे दें, जब वो शिक्षा के ही फतवा देते हैं कि को एजुकेशन पे न जाओ, लड़कों के साथ मत पढ़ो, मोबाइल मत रखो, फलाना ये फलाना वो, शराब के नशे में हाँ तलाक हो गई। अरे जब शराब के नशे में नमाज नहीं हो रही है तो तलाक कैसे हो सकती है? बिल्कुल। तो ये सब उल्टा सीधा सब इस्लाम की तोड़ मड़ोड़ करके जो चीज़ें बनाई हैं, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में और ख़ासकर बच्चों में और ख़ासकर औरतों में ज़िंदगी की बर्बादी हुई है, उनका भविष्य बर्बाद हुआ है, उनकी खुशहाल ज़िंदगी को आंसुओं में डाल दिया। तो ये सारी कमियां हैं। और कॉमन सिविल कोड में हम समझते हैं कि सिर्फ विशेष समुदाय में या मुस्लिम या अदर्स रिलीजियस को लेकर जो अल्पसंख्यक है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों के लिए तो इस्लाम का कानून निजी है, ये निजी है, कोई भी धर्म किसी का हो वो निजी है। आप अपने धर्म को फॉलो करें, आपका निजी है। हमारा राष्ट्र हमारा संविधान पहले है, जो हमारे राष्ट्र हमारे संविधान को मानता है तभी हमारा धर्म भी रहेगा, तभी हमारी आस्थाएं भी रहेंगी, तभी हमारे धर्मस्थल भी रहेंगे। वाकई तो बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, तो इस तरह से नहीं है। अगर हम संविधान हमारे लिए पहले है, राष्ट्र पहले है, ये हमारा मज़हब हमारा निजी है। हम रोज़ा नमाज करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, अल्लाह के लिए नहीं करते हैं। अल्लाह को इससे कुछ नहीं लेना देना, तुम अपने कर्म सही करो बस। और संविधान को अगर हम अपनाएंगे तो देश को सुधारेंगे, और देश में अशांति और हिंसा और नफरत
ये सब चीज़ों के लिए ख़त्म करेंगे और प्यार और सौहार्द बढ़ाएंगे, तरक्की करेंगे, विकास होगा, खुद हम अपना विकास करेंगे। जब हमारा विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। तो कॉमन सिविल कोड के मुद्दे से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो ऑलरेडी हमारे, जैसे अभी हमारी बहन ने कहा कि गुजारे भत्ते की प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो तलाक के बाद 3 महीने की बात करते, वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए 3 महीना कहेंगे ही, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री नहीं है जी। इस्लामिक कंट्री में तलाकशुदा औरतों के लिए बैतुल माल होता था, यानी सदका, खैरात, डोनेशन और ये जो दान किए हुए पैसे होते थे वो एक जगह एक बैंक होता था, उस बैंक से उनको हर महीने पैसे मिलते थे। अब ये यहाँ पे है नहीं, तो चालाकी ये हुई कि 3 महीने के बाद वो कहाँ जाएगी? इस्लाम के फॉलोवर हैं, उस जान जिसको 3 महीना तुम के बाद तुम तलाक दे रहे हो, उसकी फिक्र किया कि कहाँ जाएगी, छत है कि नहीं, रोटी है कि नहीं। इस्लाम तो भूखे को जब तक खाना नहीं दोगे तो तुम्हारी नमाज और रोज़ा ही कबूल नहीं करेगा, नमाज और रोज़ा फेंक देगा। तुम्हारे दरवाजे पे भूखा हो तो तुम्हारी वो जान जो जिसके साथ तुम रात में सोए हो, निकाह किया है, हलाल तरीके से बीवी थी, अब उसको 3 महीने के बाद उसको कुछ नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। और 1987 में शाबानों पर जो एक्ट आया था वो मेंटेनेंस का आया था कि वक्फ डिपार्टमेंट तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता दे, लेकिन वो छुपा दिया गया। वो अधिकार एक साजिशन, राजनीति और धार्मिक तरीके से उन महिलाओं को वो पेंशन वक्फ विभाग की तरफ से नहीं दी जाती थी और ना कोई जानता था, इवन वकील तक नहीं जानते थे, एडवोकेट तक नहीं जानते थे कि वक्फ विभाग से तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता मिलने का 1987 का एक्ट है जी। तो और जो अभी 2019 में जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और ये हमारी वर्तमान सरकार, भारत सरकार ने 2019 को मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम जो कानून बना, उसमें निकाह, तलाक, बहुविवाह, गुजारा भत्ता और खुला, ये बच्चों की शिक्षा, ये सारी चीज़ों का मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम, इसमें सारे कानून हैं, लेकिन अभी उसका भी पालन नहीं हो रहा, उसका भी पालन नहीं हो रहा। तो मैं ये कह रही, कॉमन सिविल कोड जब हमारे देश में ऑलरेडी जो आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राज्यसभा में जो अधिनियम पास कराते हैं, मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम, उसका क्या हुआ? जो निर्भया एक्ट आया था उसके बाद भी निर्भयाएं हज़ारों लाखों में हो गई हैं, नंगी घुमाई जाती हैं और उनका बलात्कार होता है, उनको जलाया जाता है। अभी राजस्थान में एक नाबालिग बच्ची को गैंग रेप हुआ, उसको कोयले की भट्टी में जला दिया गया। इतना सख्त निर्भया कानून था, उसमें कोई डर किसी को नहीं, कानून का कोई डर नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं। आप दूसरा भी कॉमन सिविल कोड भी ला करके रख देंगे, अगर हमारे देश में कोई भी कानून अगर सख्त नहीं है तो ये अपराधी हैवान बनते रहेंगे। आज कल उनका घर है, आज हमारे घर में भी यही हमला होगा। जी बिल्कुल, कानून बनने के बाद उसकी पालना कराना भी जो है जो जरूरी है, इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ पे है। कानून बना दिए जाते हैं हमारे देश में, बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है वहाँ पे हम वीक हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देने वाली बात है तो इम्प्लीमेंटेशन पे, किसी भी कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से जिस वजह के लिए वो बनाया गया है, वो जिस गोल को, ऑब्जेक्टिव को सोच के बनाया गया, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फिर जैसे मैडम ने बोला, बहुत अच्छा बताया कि हमारे इस्लाम में सब चीज़ का प्रावधान है, ठीक है, लेकिन जो कोर्ट है वो कोर्ट उस इस्लाम को नहीं मानती है, वो पर्सनल लॉ की जो है उसको मानती है। तो उसमें जो कानून के नियम जो दिए गए हैं वो उसी को फॉलो करती है, और उसमें जो नियम बनाए गए हैं वो इंटायरली डिफरेंट है आपके जो ओरिजिनल कुरान और इस्लाम से। तो यहाँ पे जो गैप है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो भी तरीका हो, चाहे वो यूसीसी के थ्रू हो या चाहे कोई और प्रावधान हो, कोई और अधिनियम बनाए जाए, लेकिन सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि कुछ जो भी बने उससे जो लोग हैं जिनके लिए वो कानून बन रहा है उस तक वो बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उनको फ़ायदे होने चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जैसे रितु दुबे ने बहुत अच्छी बात की कि जो कोर्ट है
वो मुस्लिम पर्सनल लॉ वो कुछ जानता है, वो कुरान की बात नहीं करता। बिल्कुल सही कह रही है रितु दुबे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, शाह बानो का जब एक्ट आया तो उसको कुरान ने नहीं देखा उस जज ने, जबकि वो जो पास हुआ वो औरत के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान के को देख करके बना, वो कुरान को देख के नहीं बना। उसको हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को कभी कभी उस विक्टिम औरत को भी सामने बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वकील ही सब बात नहीं कहेगा, जो पीड़ित है, जो मर रही है तिल तिल, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई है, जिसके सपने जल गए हैं, उसको भी तो जज साहब सामने बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उस महिला को भी बुलाएं जो एक ऐसा कोई क्रिटिकल केस हो जिसको मिला, उसकी नज़ीर बन जाए, जैसे शाह बानो की एक नज़ीर बनी जी। तो ऐसे ही नज़ीर बनती, तो ऐसे ही कानून भी बनते हैं जी। जब कानून पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जज फैसला करेंगे तो फैसले पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होंगे, क्योंकि औरत को सुना ही नहीं गया। इसी तरह कभी कभी पति भी अपनी बीवी और बीवी के घर वालों की बदले की भावना से सताया जाता है, परेशान किया जाता है, दहेज का धमकी दी जाती है, दूसरे फर्जी एक्ट लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है, तो पति भी कहीं कहीं परेशान होता है, उसके साथ भी अन्याय होता, वो बेगुनाह होते हुए भी उसको कहीं जहेज के झूठे मुकदमे डाल देंगे, कहीं मारपीट, कहीं फलाना, कहीं दूसरी शादी, इस तरह आरोप लगा के जेल भेज देंगे। तो ऐसे हस्बैंड पे जब लगाएंगे तो कैसे गृहस्थी जुड़ेगी, टूटेगी। जी बिल्कुल। रितु जी, जैसे कि ट्रिपल तलाक के ऊपर आ गया कानून, लेकिन अब दूसरे तरह के तलाक आ गए, उसका तोड़ निकाल लिया, तलाक के हसन वगैरह जो आ गई चीज़ें, उसमें भी चूँकि क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों को लेके मालूम ही नहीं है, अभी बहुत सारी अदालतों को नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है, तो वो अंततः वो केस जो है वो सिर्फ घरेलू हिंसा और डीवी तक चले जाते हैं, मतलब गुजारा भत्ते के उसमें आ जाते हैं दायरे में। भी नहीं जानते हैं मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम। जी, एक्चुअली अवेयरनेस की बहुत कमी है। जी जी। देखिए, जितना हम लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हों, उनकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भाई मुस्लिम जो इस्लाम में क्या कहा गया है या मुस्लिम लॉ क्या है, उसको कैसे निपटारा किया जाए। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हर पुलिस थाने में होनी चाहिए। जो भी मतलब उससे कानून या व्यवस्था को के जो संरक्षक हैं, उन तक इन सब बातों का बहुत अच्छे से उनको ज्ञान होना चाहिए। तभी जब उनके पास जब कंप्लेन लेके, शिकायत लेके जब महिलाएं जाती हैं, तो वो समझते हुए उनका निपटारा सही ढंग से कर सकते हैं। तो एक तो हाँ, जागरूकता की कमी तो है कि हमारे बहुत सारे अच्छे लोगों के बीच में भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी या इस्लामिक लॉ है उसकी जानकारी नहीं है। जी। दूसरी बात कि जब महिलाएं जाती हैं वहाँ पे किसी भी पुलिस थाने में, किसी भी कोर्ट में, तो हमने जो देखा है, सबसे पहले तो कोर्ट उनको ठीक से एंटरटेन नहीं करती है। ठीक है, वो बोलती रह जाती हैं, बट वो सुनने को तैयार नहीं है। इफ्स एंड बट्स, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, कुछ हिना की अगर मैं बात करूँ, हिना झारखंड की हैं, झारखंड से लेके दिल्ली तक वो बहुत फ़ाइट की, बहुत स्ट्रगल किया यहाँ पे, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं, हस्बैंड और इन लॉज यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनको झारखंड में जाके छोड़ दिया क्योंकि उनकी शादी वहीं पे हुई थी, मारपीट के घर से निकाल दिया गया। वहाँ भी केस चला, वहाँ से वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके कोर्ट के सामने, और इसके बाद बेल ले लिया, उसके बाद से फिर सब बाहर यहाँ भाग आए। यहाँ भी हमने जब उनका यहाँ पे कोर्ट में केस किया, तो यहाँ भी कोर्ट मानने को, कोर्ट को बोलता है कि आपका यहाँ कोई जुरिडिक्शन ही नहीं बनता है। जब हस्बैंड यहाँ पे है, इन लॉज यहाँ पे है, तो उसका जुरिडिक्शन कैसे नहीं बनता है? तो जुरिडिक्शन के बेसिस पे उसको केस को खारिज कर दिया गया। और उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी है। जी। बच्ची के चलो मान भी ले कि पत्नी या वाइफ जो लड़की है वो अपना खुद इंडिपेंडेंट हो सकती है, बट बच्चे के प्रति भी तो जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, चाहे उसके फादर की हो, चाहे उसके ग्रैंडफादर की हो, फैमिली तो की। इस्लामिक लॉ भी है। तो इस्लामिक इसमें भी हर नॉट इस्लामिक में ही नहीं, हर धर्म में मानवता को प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो हमारा जो लॉ है, हम बोलते हैं कि हमने, लेकिन जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा लॉ है, वो कहाँ से आई? ये नेचुरल लॉ है, ये डिवाइन लॉ है। बिल्कुल सही बात है। और डिवाइन, चाहे किसी भी धर्म को, डिवाइन कभी नहीं बोलते ना कि किसी के साथ अन्याय करो,
बिल्कुल, जो नेचर के अगेंस्ट है वो रिलीजन के अगेंस्ट है, सीधी बात है। नेचर के अगेंस्ट है वो रिलीजन के अगेंस्ट है, ठीक है। तो नेचुरल लॉ का प्रोविजन भी हमारे यहाँ दिया गया है ना, इसमें नेचुरल जस्टिस के अंदर में आपको बताया गया है कि भाई अगर कुछ भी करना है तो सामने वाली पार्टी को, अगर आप हिस्ट्री भी देखते हैं तो वहाँ भी पंचायती राज में भी जो भी होते थे या बहुत पहले राज्य में, उसमें भी दूसरी पार्टी को बोला तो सामने बुला कर उसकी मर्जी तो पूछी जाती थी, उसकी समस्या पूछी जाती थी, इसके बाद उस समस्या का निदान होता था दोनों पार्टियों को बैठा के। बट आज क्या हो रहा है, ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद भी तलाक़े हसन पे बैन नहीं लगा, ठीक है, बट तलाक़े हसन के कुछ मतलब तलाक़े हसन की आड़ में आज भी वो ट्रिपल तलाक ही है जिसको दिया जा रहा है। वाकई इंस्टेंट नहीं तो 3 महीने के में 3 महीने में हो रहा है और हमने रजिस्ट्री भेजी हो गया। बिल्कुल, और लोगों का कहना है, एक लेटर मेरे पास ऐसा आया जिसमें ये लिखा हुआ है कि पति ने अपनी पत्नी को लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के में रजिस्टर्ड तलाक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि तलाक़े हसन जो है वो जायज़ है, ठीक है, इसलिए मैं दे रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो तलाक़े हसन का जो प्रोविज़न, उसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो फॉलो करने के लिए भी तो बोला है राशिदा के मामले में, तो वो फॉलो तो हुआ ही नहीं जी। अगर नहीं होता है तो आपका तलाक तो इनफ्रक्शंस है ना, आपका इनवैलिड है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी भी छोटी छोटी मतलब कोर्ट कुछ बोल रही है उसको ये लोग तोड़ मरोड़ कर मिस इंटरप्रेट करके समाज को कुछ और बता रहे हैं, मतलब नया तरीका निकाल लिया, नया तरीका निकाल लिया, जिससे बहुत सारी महिलाएं पीड़ित हो रही है। नॉट हिना, बहुत सारी गोरखपुर की हैं, कोई बॉम्बे से, जरीना है, बहुत सारी मतलब महिलाएं हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोर्ट से कोर्ट भटकती रहती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से इधर वो इधर उधर शटल बनी, क्योंकि वहां जाके अंततः क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तलाक़े हसन या तलाक़े बिद्दत को एड्रेस नहीं किया गया शायद पहले वाले उसमें, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब उनके लिए ये दूसरा तरीका है जिसको वो इस्लाम का हवाला देकर ये तलाक दे रहे हैं, और वहाँ पर फिर इनके मसले जो हैं वो सिर्फ घरेलू हिंसा और गुजारा भत्ता तक बस जो सीमित रह जाते हैं। बॉम्बे की जरीना को फर्जी झूठा आरोप बैड कैरेक्टर का लगा करके नदवा से तलाकनामा ले जा करके दे दिया। वो शादी.com में 5वीं शादी करने जा रहा था, जिसे जरीना ने पकड़ लिया था कि तुम 5वीं शादी करने जा रहे हो, अभी ये तो शादी है। वो गया नदवा लखनऊ, वहां से उसके बैड कैरेक्टर का फतवा ले आया। तो बैड कैरेक्टर का जो फतवा है मैडम जी, अगर इशू हो रहा है तो वो फतवा भी बिना एविडेंस के कैसे हो सकता है? बिल्कुल, कुरान पाक अगर जहाँ पे अगर मान लो कोई मर्द या कोई हस्बैंड अगर जाता है कि मेरी वाइफ कैरेक्टरलेस है, तो जहाँ जा रहा है जिससे उसको रिलीफ के लिए, तो उस बॉडी को पूछना तो चाहिए ना कि आप मेरे पास सबूत तो चाहिए ना कि आप कैसे बता सकते हैं कि आपकी वाइफ इसीलिए दारुल कज़ा फेल है, कोई नहीं मानता। बिल्कुल। तो ये मौलवी और ये अपने निहित छोटे छोटे स्वार्थ के लिए इस टाइप से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो यूसीसी है ना, इस पे अगर ये आ जाए तो मैं ये नहीं बोलती कि पूरा कानून बदल दिया जाए, हाँ उसमें संशोधन होना चाहिए। देखिए जब जब समाज में जरूरत हुई है, ठीक है, वह तब तब कानून में संशोधन किए गए हैं, तो मुस्लिम कानून में भी संशोधन क्यों नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जहाँ पे ज्यादा औरतें पीड़ित हैं, जहाँ पे इस वर्ग की औरतें और बाकी वर्ग से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पीड़ित औरतों की संख्या ज्यादा है जी। तो इसमें उनके हित को देखते हुए, इनके बच्चों के हित को देखते हुए इसमें सुधार होनी चाहिए। आप बदलिए मत, बट उसमें कुछ संशोधन करके तो संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जैसे इसमें अभी शाइस्ता जी ने कहा कि जो चीज़ें आई जिसको कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वो वाकई कुरान का तो नहीं है, नहीं वो तो कुरान का नहीं है, कुरान तो सारे अधिकार देता है। तो ये कुल मिला के जो एक इतना बड़ा कन्फ्यूजन जो बना हुआ है, उसकी वजह से अंततः जो उसकी विक्टिम है वो महिला ही है, उसको वैसे भी परेशान है, वो उसको कानून से भी कुछ को सहारा नहीं था। वो कौन कौन से कानून हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए जैसे संशोधन तो सब में हुए हैं। अब अगर हम हिंदू एक्ट की बात भी करें तो यहाँ पे 2005 से पहले और लड़कियों को उसके फादर केस में बराबर का हक नहीं था, बट 2005 में संशोधन करके दे दिया गया। राइट ठीक है, तो जब उसमें आ सकता है हिंदू लॉ में, तो मुस्लिम लॉ में क्यों नहीं आ सकता है? नहीं, मुसलमानों में है। आप लेकिन या तो देते नहीं है तो उसको देखिए, कोई भी चीज़ ना जब सिर्फ हम वर्बल मतलब मौखिक रूप से करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बिल्कुल कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जैसे इसमें है हिंदू लॉ में रजिस्ट्रेशन है, उस टाइप से वहाँ भी चीज़ें जब जो चाहे आपका इनहेरिटेंस का हो, हाँ उत्तराधिकार का हो, तो उसमें एक मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको कि लेके वो चाहे तो उसमें भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर उनकी वो फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट लेके वो कोर्ट तक जा सके।
अब ऐसे जाती हैं तो मौखिक का तो कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल, कि और हमें- संपत्ति तो कोई हाँ, देना और नहीं संपत्ति चाहता, कोई- उसके लिए तो कोई ना कोई संपत्ति कोई लूपहोल देना निकाल ही नहीं मैं लेता है। बताऊं रत्ना जी, जी। जी, एक लड़की है, उसके कोई भाई नहीं है, माँ बाप की शादी सारी संपत्ति देखा जाए हिसाब से तो उस लड़की के नाम आना चाहिए, लेकिन उसके चाचा ने उस लड़की का उस लड़की के नाम की सारी जायदाद खुद हड़प लिया। ये और कौन कह सा दिया- कानून है? अब ये किस कानून के तहत? अब ये कौन है ना, मौलाना से जाके पूछा, कहने अरे वो तो लड़की को नहीं मिलता इतना। बताइए। तो बताइए। इससे वही बोल, तो इसमें आप- कुछ मतलब इस टाइप ऐसा चीज होना चाहिए जिसका कि प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, हाँ रजिस्टर्ड हो, तो ये सब छोटे छोटी चीजें हैं, बट इसमें अगर थोड़े बदलाव किए जाए तो मेरे ख्याल से जो मुस्लिम लॉ है वो भी बहुत अच्छे से काम कर सकती है, उससे भी बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन जो सही हो, कुरान जो के सही मुताबिक हो, जो कुरान के मुताबिक हो, तो जैसे वरना इसमें- एक लॉ रहने से कम उनके अधिकार तो जी, मिलेंगे। जी, जी। भाई कुरान ने भी तो वही हक दिए हुए हैं बिल्कुल। जो हक संविधान दे रहा संविधान है। ने तो दिया यहाँ पर इसमें एक और चीज आती है कि संविधान जो अधिकार दे रहा है और जो कुरान अधिकार दे रहा है वो तकरीबन एक ही अधिकार दे रहा मैं है आपसे बताऊं, महिलाओं को। कुरान उसमें में कोई कोई अंतर जी, कुरान शरीफ में कोई कोई हिंदू अंतर नहीं मुसलमान की बात ही नहीं, वो तो सिर्फ औरत की बात कर रहा हम है। वही कह रहे हैं, पति, शायद बीवी सही और कि- शौहर बता रहा है वो, तो किसी के लिए भी बीवी शौहर हो, किसी के लिए भी बेटी हो। वही शाइसा जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान शरीफ में जब महिलाओं को हक मिले हुए हैं तो वही हक तो संविधान भी दे रहा है। बिल्कुल। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी नहीं चाहिए, होनी मुझे नहीं चाहिए। लगता, नहीं, क्योंकि क्या- महिलाओं का अधिकार की बात है यहाँ पर। ना ही कुरान में मेरा जितने भी धर्म हैं, ठीक है, सब में संविधान जैसा ही बराबर का हक दिया गया है। बिल्कुल लेकिन वो जो सही मायने में जो धार्मिक चीजें हैं ना वो बाहर आ ही नहीं पाई हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए जो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उस टाइम में जो लोगों ने मतलब बना दिया वही चला आ रहा है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है जैसे बाकी कानूनों में हो रहा है। देखिए, तो सुधार होने के लिए बहुत तपस्या और बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, संयम देना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का विरोध किया था जी। तो किसी को यकीन नहीं था कि कानून बन जाएगा और चलेगा, और कानून बना और सती प्रथा रुकी है। बिल्कुल। अब कहीं 0 पॉइंट कहीं आ जाती है खबर, लेकिन सती प्रथा रुकी। तो इसलिए जो कानून में खराबी है उसको काट के जो फेंक देना कुप्रथाएं चाहिए। हैं वो बिल्कुल खत्म होनी ऑपरेशन- चाहिए, ये बिल्कुल कैंसर है, खत्म होनी इसको चाहिए। काट के फेंक देना चाहिए बिल्कुल। ताकि लड़कियां सेहतमंद हो, हस्बैंड वाइफ खुशहाल रहें। शादी की न्यूनतम आयु की बात है। एज की बात है। देखिए, जब न्यूनतम आयु, जब हमारे पास वोट करने की जो अधिकार वो 18 साल की होती है, तो फिर 9 साल के बच्चे की शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल। जब हमारा कानून, जो हमारा संविधान 18 साल की उम्र में बोलता है कि उसको राइट मिलता है, वोटिंग राइट मिल जाता है बच्चों को, ठीक है ना? ये तो उसे चाइल्ड एक- मैरिज हो गया। तो चाइल्ड मैरिज को तो हमारे यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं, जिहालत है। जिहालत है। 9 साल के बच्चे का, क्योंकि बस उसका पीरियड स्टार्ट हो गए तो उसको बड़ा मान लिया और जाता ये चल रही है, और ये चल रहा है, चल रही ये है, प्रथा चल रही है। गांव-गांव में चल रही है, काफी रिमोट एरियाज में तो ये चल रहा कबीलों है, में चल रही है। जिनके यहाँ अवेयरनेस नहीं है इन सब चीजों का, उनके यहाँ तो धड़ल्ले से चल रही है ये। तो अभी कहना चाहिए कि तलाक, भरण पोषण, आपका गुजारा भत्ता, न्यूनतम शादी की जो न्यूनतम आयु है, संपत्ति और में संपत्ति में हिस्सा। हिस्सा, ये कुछ ऐसे इसमें मुद्दे बदलाव आने हैं, चाहिए। ये इनमें रिफॉर्म्स की बहुत बिल्कुल, जरूरत है, बिल्कुल। तभी महिलाओं को सही तरीके से उनके अधिकार मिल पाएंगे। आपसे बताऊं, जी। कुरान शरीफ में जायदाद का हिस्सा बेटी को कहा गया है। ये नहीं, ये इसको कुछ लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के ये कह दिया कि बेटी को जायदाद में से कहा गया, खेत में नहीं कहा गया। अब जायदाद में कहते तो खेत जायदाद नहीं हुई, बिल्कुल सभी हो जाती है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो आप उसको महिला को किसान, एज अ महिला किसान उसको खेत में हिस्सा दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के ये चर्चा तो बहुत लंबी चलेगी जी, और जी। इस पे कई बार चर्चा करनी मुझे लगता है ज़रूरी है, और समाज में और एक बहुत पॉलीगेमी भी मतलब इसमें भी बहुविवाह, थोड़ा सा बहुविवाह जो है, और हलाला। हलाला, हलाला। उसपे भी हलाला थोड़ी तो रोक खत्म लगनी हो ही चाहिए। जाएगा, उनको तो मार लेकिन मार के बहुविवाह पर भी रोक लगनी चाहिए। रोक लगानी चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि पूरी तरह से आप इसको बिल्कुल खत्म सही, कीजिए। बिल्कुल सही, कंडीशन हाँ, होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए। और देखिए, कई- सशर्त, हाँ, सशर्त। कई जगह ऐसा होता है मिनट ही कि बाकी है। जी, हाँ, जी। कि मान लो किसी को ऐसी कोई बीमारी हो गई जिससे कि पति पत्नी नहीं रह सकते हैं, तो उस केस में फ्री होना चाहिए कि ठीक है, दोनों की मर्जी से वो सेपरेट हो सकते हैं। कई वो- बार बच्चों वो के सब ऐसे कानून होते हैं। वो कानून में सारे प्रावधान हैं हमारे, जी, इस तरह के सारे वगैरह है। तो जी बिल्कुल। तो ये इस तरह के जो प्रावधान है वो सब कानून ने दिए हुए हैं। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि
यदि हम संविधान के दायरे में सारी चीज़ें लाते हैं तो महिलाओं को उनके अधिकार ईमानदारी से मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ये चर्चा जो है वो यहीं तक समाप्त नहीं होगी, बल्कि इस पर लगातार चर्चा करनी होगी कि कहाँ पर आखिर कमी है जिस वजह से महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि हम सब खुले दिमाग से महिलाओं के अधिकारों के बारे में सोचेंगे और इसके बाद फिर निर्णय लेंगे कि क्या वाकई हमें समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। नमस्कार।